आइए सुनते हैं आज की कहानी वो और मैं। फरवरी का अंत होने जा रहा था। लोग कहते हैं बसंत का आगमन हो गया। इधर डलहौजी की पहाड़ियों पर सफेद सफेद बर्फ की चादर निरंतर मोटी होती जा रही थी। 3 दिन पहले लगातार वर्षा हुई थी। बड़ी ठंड हो गई है यहाँ। मुन्नी चारपाई पर बेसुध सोई पड़ी है। मैं हीटर के पास कब की बैठी हूँ। रवि टूर पर गए हैं, 3 दिन से लौटे नहीं। मैं कई बार उठ उठकर खिड़की से बाहर शून्य में झांक आती हूँ। आखिर क्यों, मैं खुद नहीं जानती क्यों इस तन्हाई में मुझे रजनीश की याद कचोटती जा रही है। रवि के साथ रहते रहते मुझे 3 वर्ष होने को आए, फिर भी रवि पूरी तरह से मुझ पर छा नहीं पाए। रजनीश मेरे चिंतन में इतना गहरा धस गया है। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि रजनीश को भूलने का। आखिर अब मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी के बच्चे की माँ हूँ। अब तो मुझे सिवाय उसके किसी और की ओर भूलकर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर क्या मैं रवि से पूरा न्याय नहीं कर पाती? पूरी तरह से उसकी क्यों नहीं हो पाती? आखिर रजनीश मेरा लगता ही क्या है? अभी जब मैं पिछले दिनों मायके गई थी, मुझे निहार मिल गया था। अचानक वही रजनीश का दोस्त। मैंने मुस्कुराकर उससे बात की थी। सोचा था शायद निहार पहले की तरह मुझे रजनीश के बारे में कुछ बता दे। रजनीश के बारे में थोड़ी सी जानकारी पाने के लिए मैं कितनी बेहाल हो गई थी तब। पर निहार भी तो रजनीश का ही प्रतिरूप था। प्राय गुमसुम रहा। इतना भर कहा मुझसे, अब तो तुम बहुत खुश होगी रजनी। रवि से बड़ा अवसर पाकर तो तुम धन्य हो गई होगी। मैं फीके हंसी हंस दी थी। कुछ भी तो बोल नहीं पाई थी। उसने मुझे रजनीश के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सिगरेट का धुआं बिखेरता हुआ वो शाम के अंधेरे में धीरे धीरे विलीन हो गया। मुझे रजनीश को देखे अरसा हो गया है। मेरी शादी से 2 साल पहले वो शिमला में मुझे रिश पर अचानक मिल गया था। मैं तब MA अंग्रेजी फाइनल में थी। कितना बदल गया था रजनीश। लंबी लहराती दाढ़ी और लंबे लंबे बिखरे अस्त व्यस्त बाल। पहरावे के प्रति एकदम लापरवाह। मैं अपनी सहेलियों के साथ तब यूनिवर्सिटी जा रही थी। नजरें झुकाए हुए शायद रजनीश के बारे में ही सोच रही थी मैं तभी मुझे कोई आवाज सुनाई दी। रजनी जी नमस्कार। मैंने पलके उठाकर देखा। वही कांटे की तरह सूखा रजनीश खड़ा था सामने मेरे। मैं अचानक कह बैठी, आप इतने कमजोर कैसे हो गए? मैं तो आपको पहचान भी नहीं पाई। आप भी तो मोटी नहीं हो पाई, बोला रजनीश। रजनीश के इसी एक वाक्य ने मानो भाड़ा फोड़ दिया हो कि यदि तुम कमजोर हो तो केवल मेरे चिंतन में, और यदि मैं सूखकर काटा हो गया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी सोच में। फिर क्या क्या बातें हुई मुझे कुछ याद नहीं। तब मैं बहुत प्रसन्न थी। वह रजनीश को 6 साल तक मुझसे कुछ न बोला था, आज मुझसे खुलकर बात कर रहा था। मुझे लगा मेरे 6 साल की साधना सफल हो गई। हम सुनसान सड़क पर कब तक बातें करते रहे मुझे कुछ याद नहीं। मेरी सहेलियां बहुत आगे निकल गई थी। रजनीश ने ही मेरी चेतना तोड़ी। कहा, अब जाओ रजनी, तुम्हारी सहेलियां बहुत आगे निकल गई हैं। तुम अकेली छूट गई हो पीछे, अब जाओ भी। नहीं, मैंने कहा। उसने जोर देकर मुझे भेजना चाहा। मैंने कहा, मैं जाऊंगी पर एक शर्त पर। तुम मेरे हॉस्टल जरूर आओगे। आऊंगा भाई, अब जाओ। मैं खुशी खुशी चलती। मैं जानती थी कि रजनीश मेरे हॉस्टल नहीं आएगा, और सच वो आया भी तो नहीं। मैं क्लास में बैठी बैठी उसी को लेकर सोचती रही। मेरी सहेलियों ने मुझसे पूछा, कौन था रे वो दीवाना सा दड़ियल वाला? वही तो रजनीश जिसके बारे में अक्सर मैं तुमसे रात भर बातें किया करती हूँ। मैं बता गई। कितना शुद्ध था रजनीश का प्यार। वासना की कुछ भी गंध नहीं। रजनीश के प्यार में यदि वासना होती तो वो मुझे कहता, रजनी चलो अल्फा में बैठकर कॉफी पीते हैं। नहीं, उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा। मैं चाहती थी रजनीश कहीं भी एकांत में मुझे ले चले और जो मैं उसके अरमान है पूरे कर लें, पर नहीं, उसने मुझे जबरन भेज दिया। सच में रजनीश के प्रेम योग्य नहीं थी। मैं तो वासना की पुतली हूँ, शोहरत की भूखी हूँ, पैसे की मोहताज हूँ। तभी तो मैंने रवि को फंसाया। रवि इनकम टैक्स ऑफिसर है, देखने में जवान और सुंदर है, लाखों में खिलता है। इसलिए ही तो एक क्षण में रवि की हो गई। चाचा ने मुझसे पूछा, रजनी तुमने आज चाय पर रवि को देखा, तुम्हारा क्या विचार है? अब साफ साफ बताओ। मैं बल्लियां उछलती कुछ लाजते हुए कह गई, मैं क्या जानूं, आप जो कुछ करेंगे ठीक ही करेंगे। और 15 दिन के भीतर ही मैं बुरी तरह से रवि की हो गई। रवि ने बदन के एक एक अंग को छू छू कर उसमें चिंगारियां भर दी। रवि ने सुख और आराम के साधनों से मुझे निहाल कर दिया। रवि ने मुझे और मैंने रवि को अपना सब कुछ दिया। फिर भी नहीं जानती क्यों दिल के किसी कोने में कोई गहरा जख्म फूट रहा है जो कभी भी मुझे चैन से नहीं बैठने देता।
मुन्नी जाग गई, रोने लग गई है। कब वक्त नहीं जानती रजनीश के घर भी कोई बच्चा रोएगा हंसेगा कभी, मैं जो रवि की हो गई हूँ। इसका कारण शायद मेरी कोख रही है। रजनीश के तो कोई कोख है ही नहीं, क्यों जन्मेगा वो कोई बच्चा। मैं मानती हूँ खुदा की दी हुई कोख भी औरत जाति की एक बड़ी कमजोरी रही है, तभी वो अपने प्रेमी के प्रति पूरा न्याय नहीं कर पाती, तभी आज रजनीश मेरे बिना भी जी रहा है। इधर मुझे रवि का होना पड़ा, शायद इसी का बड़ा कारण मुझे अपनी कोख का हरा करना रहा है। यदि रजनीश से कहती तो मुझे अपनी पत्नी की तरह रखो, तो शायद वो नहीं मानता। रजनीश एक कवि है, एक फिलोसोफर है, इसलिए वो यथार्थ धरातल पर नहीं जी सकता। रजनीश उन्मुक्त पंछी है, किसी पिंजरे में नहीं जकड़ा जा सकता। ये बात अलग है कि रजनीश के मन और मस्तिष्क पर निरंतर मैं ही छाई रहती हूँ। वो मुझे बुलाने के लिए सिगरेट और शराब का सहारा लेता होगा, कभी कागज पेन तो कभी कैनवस पेंसिल का आसरा लेता होगा, पर मुझे रवि की तरह बलिष्ठ भुजाओं में बांधा सका होता, ये मात्र एक सुखद सपना ही था मेरा। इधर अचानक कमरे की बिजली चली गई, हीटर पर रखा दूध उफन फर्श पर बिखर गया। मैं मोमबत्ती ढूंढने चली गई। रजनीश की यादों का अफान मेरे मन और मस्तिष्क को प्लावित सा कर रहा था। मुझे लगता है रवि 100 पावर का बल्ब है जो शायद फ्यूज हो गया है। रजनीश वो मोमबत्ती है जिसे मैंने खुद जलाया है और जो खुद जलकर धीरे धीरे शांत और स्वच्छ क्षमा दे रही है। रजनीश धीरे धीरे मोम की तरह पिघल रहा है। यदि कोई चाहे तो फिर भी मोमबत्ती बनाकर जला सकता है। प्रकाश लेने के लिए सचमुच रजनीश महान है। मेरी आत्मा मानती है रजनीश अवश्य एक न एक दिन बड़ा कलाकार बनेगा। यदा कदा मुझे उन पत्रिकाओं के रजनीश पढ़ने को मिल जाता है। मुझे लगता है अभी भी रजनीश वही कॉलेज वाला रजनीश है और ये कि वही रजनी उसकी रचनाओं में यहाँ वहाँ झांकती फिरती है। रजनीश प्रे कॉलेज पत्रिका में अपनी कहानियां देता था, कविताएं देता था। सबसे पहले मैं ही कॉलेज मैगजीन लेती और अपनी छाया रजनीश की रचनाओं में ढूंढती। मेरी सहेलियां मुझे छेड़ती, कहती देखा रजनीश की सब रचनाओं में तुम्हारे बिंब है। मैं उनसे नाराज सी हो जाती, उनकी उल जलूल बातों पर खींच पड़ती, पर अंतर मन में मैं निहाल सी हो जाती। कितना चंचल और शौक थी मेरी सहेलियां। रजनीश प्रे जिन बेंचों पर बैठता उन पर वो गहरी रात का चित्र खींचती, जिसमें झिलमिलाते अनेक तारे होते और बीच में चमकता पूरा खिला हुआ चांद। चांद के साथ तीर का निशान लगाते वो लिखती रजनीश और रात में लिखती रजनी। वो कितनी हसीन जोड़ी बनती थी। कॉलेज के दिनों में हमारी रजनी और रजनीश याद आए। उन दिनों किसी के साथ मेरी सगाई की बात चली थी। उन दिनों मैंने देखा रजनीश यकायक गुमसुम और गंभीर हो गया था। मैं चाहती थी कि रजनीश अपनी चुप्पी तोड़े और मुझसे बात करे। मैं उससे कहूँ, रजनीश यदि तुम मुझे अपनाने को तैयार हो तो मैं कभी किसी की नहीं बनूंगी। पर नहीं, रजनीश ने चुप्पी नहीं छोड़ी। 6 साल तक चुप्पी नहीं तोड़ी। एक बार रजनीश की टेबल पर किसी ने नग्न स्त्री का चित्र खींचा था। मेरी सहेलियों ने मुझे दिखाया। मैंने कहा, मेरा रजनीश ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चित्रकार भी है, पर उसके चित्रों में वासना झलके ये एकदम असंभव है। मेरी सहेलियों ने मुझसे पूछा, अच्छा रजनी, यदि तुम्हारा ये दीवाना तुमसे शारीरिक योग मांगे तो तुम तैयार हो? मैंने लाजते हुए कहा, पहले तो वो ऐसा चाहेगा ही नहीं, और यदि चाहे तो मैं इसे अपना अहोभाग्य मानूंगी। तभी उन बदमाशों ने उस स्त्री के नग्न चित्र के साथ ये शेर जोड़ दिया, पायलों के गमों की तो परवाह नहीं करते और बात झंकार की करते हैं। इसी बीच मेरी उस सगाई की बात टूट गई। मेरे गमों का तो शायद अंत हो गया, पर रजनीश ने कभी मेरे साथ झंकार की बात नहीं की। नहीं तो कितना महान था रजनीश, नहीं जानती वो बाहर इतने जोर का धमाका कैसे हुआ। मुन्नी चीख पड़ी है, सारा कमरा कांप उठा है, शायद बादल फटा है और कहीं बिजली गिरी है। जहां भी बिजली गिरी है तहस नहस हो गया होगा वहां सब कुछ। रजनीश पर भी तो बिजली गिरी होगी जब उसे मेरी शादी की बात मालूम हुई होगी। रजनीश सचमुच मेरी खातिर बर्बाद हो गया होगा। तभी उसके दोस्त निहान ने मेरे लाख चाहने पर भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उड़ते उड़ते मैंने सुना है रजनीश 3rd क्लास ग्रेजुएट होकर कहीं चाय के खोखे पर बैठा है। खाने पीने और पहनने के मामले में वो पूरी तरह उदासीन हो गया है। ठीक भी है, जब इंसान को कहीं से धोखा मिलता है तो वो टूट जाता है। फिर अपनों द्वारा दिया गया धक्का तो कभी भी व्यक्ति को संभलने नहीं देता। मेरे धोखे से रजनीश टूट गया होगा। रजनीश जिंदगी में अब कोई मोह नहीं रह गया होगा।
मेरा देवदास, मेरा रजनी सिगरेट और शराब में खो गया होगा कहीं। हो सकता है मेरे प्यार को अब वो बाजारों बेश्याओं में ढूंढता हो। चाहे रजनीश कैसा भी हो, मेरी दृष्टि में वो महान है, मेरे लिए वो ऊंचा है। मेरे पास सूखे फूलों की टूटी माला पड़ी है। कल इसे मैंने राधा कृष्ण की फोटो पर चढ़ाया था। मुझे लगता है रजनीश की जिंदगी भी सूखे फूलों की इस माला की तरह बिखर गई है। पर एक सच कभी नहीं झुटलाया जा सकता, मेरी खातिर टूटा हुआ रजनीश अपनी कविताओं से जुड़ेगा। इधर मेरी इकाई रवि से टूटेगी, रवि की बच्ची मैं रवि के परिवार में टूटेगी। मैं जुड़कर भी टूटी हूँ, रजनीश टूटकर भी जुड़ा है। ये ठीक है, मैंने रजनीश को धोखा दिया है, उससे छला है। रजनीश को सारी तड़प मेरी दी हुई है, पर उसकी दी हुई ये मेरी तड़प जब उसकी रचनाओं में उभरेगी तो मैं एक बार फिर अपने सच्चे रूप में साकार हो उठूंगी। मैं जानती हूँ रजनीश अपनी रचनाओं में मुझ पर थूकेगा, मुझे बार बार कोसेगा, मुझे हर प्रकार की गालियां बकेगा, पर मुझे ये सब स्वीकार्य होगा। आखिर मेरा और रजनीश का रिश्ता भी तो आत्मिक धरातल का है। रवि का अधिकार तो मेरे मन और शरीर पर है, आत्मा तो रजनीश की ही है, आत्मा ही अमर है, इसलिए रजनीश का हर प्रतिकार मुझे सहनीय होगा। बिजली आ गई, मैं मोमबत्ती बुझा देती हूँ। बच्ची रो रही है, मैं उसके मुख में अपना स्तन देती हूँ। वो चुप हो जाती है, मैं उसे पलंग पर लेटा देती हूँ। मैं बाहर आ जाती हूँ। आसमान साफ हो गया है, रात होने को आई है। रजनीश की झलक देता चांद साफ उभर आया है। रवि शायद कल सुबह तक आ जाए, नहीं जानती क्यों इतनी भावुक होती हूँ। मैं आज कमरा बंद करके बैठ गई हूँ। कॉलेज के दिनों की मैगजीन उठाकर रजनीश की लिखी कहानी पढ़ने लगी हूँ। मैं जिंदा हूँ, खुश हूँ, साकार हूँ।